अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक और मैगज़म डिस्कस करेंगे जो है इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रादर देन फॉर्म। इसका क्या मतलब है, और दूसरा ये कि अगर ये मैगज़म एग्ज़ाम के अंदर आता है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं। इस मैगज़म को मैगज़म ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अदालत को चाहिए किसी भी केस के अंदर इंटेंशन को ज़्यादा फोकस करे। अगर कोई मुकदमा उसके सामने आता है और उसको उसने हल करना है, इंसाफ प्रोवाइड करना है, तो उसमें कोई भी जो काम है, जो भी हुआ है, जो भी मुकदमा है, जिस भी किस्म का है, उसके अंदर जो एक्शन है ना, उसकी जो इंटेंशन है उसको ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं देखना उसकी टेक्निकलिटीज़ या उसकी जो है ना अपीयरेंस क्या है या उसका टेक्निकल ग्राउंड क्या है, या ज़्यादा जो है ना कानूनी चीज़ों के अंदर आपने यानी कि उसमें ज़्यादा नहीं जाना। आपने इंटेंशन को फोकस रखना है। इस मैगज़म का मकसद एक्चुअली ये है कि इंसाफ होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इस केस के अंदर इंसाफ यानी कि अगर लीगल ग्राउंड्स के ऊपर या ज़्यादा टेक्निकल हम जाते हैं तो इंसाफ नहीं मिलता बल्कि नुकसान ही होता है, तो आपने उधर नहीं जाना। आपने सिर्फ उस केस के अंदर इंटेंशन को देखना है। मिसाल के तौर पर एक शख्स से कोई गलत काम हो गया, उसको गलती से कुछ लिखना था और उसने गलत लिख लिया, और उससे ये हो गया कि उसका उल्टा नुकसान हो गया, हालांकि उसकी इंटेंशन कुछ और थी। तो फिर आपने ये छोटी मोटी जो गलती हुई है आपने उसको इग्नोर करना है, उसकी इंटेंशन को आपने फोकस करना है। असल मकसद है इंसाफ प्रोवाइड करना। बाज़ औक़ात होता है कि इंसाफ प्रोवाइड करने के चक्कर में इंसान से गलती हो जाती है लिख पढ़ के अंदर, या वैसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अगर डेट डालनी थी या डेट गलत डालते हैं, या सिग्नेचर गलत हो जाते हैं, या इंसान का गलत नाम होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपना वसीयतनामा तैयार करवाता हूँ और उसमें गलती से मैं जनाब शाहरुख खान का नाम लगा देता हूँ मैं अपने बेटे की जगह पे, तो अभी इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी यानी शाहरुख खान को चली जाएगी? ऐसे तो नहीं जाएगी ना। तो वो इंटेंशन देखेंगे कि सर उसके बेटे का नाम भी जो है ना वो मिलता जुलता है, तो गलती से वो उसने शाहरुख लिख दिया, उसको समझ नहीं आया। तो अब वो इंटेंशन को फोकस करेंगे, इससे ज़्यादा इस चीज़ में नहीं जाएंगे कि आया वो इसको ये लिखना चाहिए था, इसने ये क्यों लिखा, ठीक है ना, उसने अपना सन का जिक्र करना था, डॉटर का क्यों किया, हालांकि वो सबको पता है उसका एक ही बेटा है और उसकी गलती से उसने डॉटर लिख दिया नाम। तो मतलब इस तरह की अगर कोई चीज़ आ जाती है, इस तरह का कोई एरर होता है, तो आपने फिर ज़्यादा कानून को फॉलो नहीं करना भैया। आपने सिर्फ फिर इंटेंशंस को देखना है, आपने उस बंदे की नीयत को देखना है कि वो किस नीयत से ये काम कर रहा था। क्योंकि एक्चुअल हमारा मकसद क्या होता है, और इक्विटी का भी यही मकसद होता है कि या फेयरनेस हो, इंसाफ होना चाहिए। इस ज़्यादा अगर आप टेक्निकल जाएंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, और फिर जाहिर बात है उस चक्कर में किसी के साथ ज्यादती भी हो जाएगी। अब देखो मेरे जैसे गरीब बंदे की अगर प्रॉपर्टी शाहरुख खान को चली जाए तो भाई उसका क्या, उसके पास तो पता नहीं कितना माल है, वैसे भी पठान फिल्म ने बड़ा पैसा कमाया सुना है, तो वो तो वैसे ज़्यादा अमीर हो गया भाई, उसको मेरे पैसे एक कुछ लाख उसको उसको क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यानी ये तो मेरे जो बेटा है उसके साथ ज्यादती होगी ना, मेरे जो वर्सा हैं, जो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ नुकसान होगा। तो ठीक है, तो इस तरह चीज़ नहीं जानी, आपने इंटेंशन को फोकस करना है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, और मशहूर केस भी है 1951 का सेटलमेंट ट्रस्ट के अंदर। उसके अंदर ये हुआ था, एक शख्स ने अपनी विल लिखी थी, और उसने विल लिखी और वसीयत दी कि भाई मेरी जो मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है ना वो चैरिटी को चली जाए। लेकिन गलती से ये हुआ कि कोई टेक्निकल एरर हुआ ड्राफ्टिंग के दौरान, और वो जो चैरिटी थी ना वो जो विल थी वो इनवैलिड हो गई। और उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि वो जनाब जो 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 प्रॉपर्टी उसकी थी वो उसके जो रिश्तेदार थे या उसके बेटे या जो भी फैमिली मेम्बर्स थे उनको उनकी तरफ चली गई। तो अदालत के सामने जब ये केस आया तो अदालत ने फिर देखा, उसको पता चला कि नहीं यार ये शख्स तो एक्चुअली चाह रहा था कि इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो चैरिटी को चली जाए, लेकिन क्योंकि उसने जो विल बनाई चैरिटी के हवाले से कि मेरी प्रॉपर्टी उसको मुंतकिल कर दी जाए, शिफ्ट की जाए, ट्रांसफ़र की जाए, उसमें उससे कोई गलती होगी और इस वजह से वो जो डॉक्यूमेंट है इनवैलिड हो गया। तो अब ये प्रॉपर्टी उसके यानी कि फैमिली को चली गई। तो भाई इंटेंशन बेचारी की वही थी। तो फिर अदालत इस केस के अंदर उसके वो जो गिरर जो भी एरर था या जो भी गलती थी उसको वो इग्नोर करेगी, नज़रअंदाज करेगी, और कहेगी कि नहीं यार उसकी इंटेंशन तो कुछ और थी ना इंसान की, अब ये इसके फैमिली मेम्बर्स को क्यों जाए। तो फिर वो प्रॉपर्टी चैरिटी ही को जाएगी, हालांकि उसका जो उसने जो विल बनाई थी, जो डॉक्यूमेंट्स बनाया था, उसके अंदर कुछ एरर था जिसकी वजह से वो इनवैलिड हो गया था। लेकिन फिर भी चैरिटी उसकी जो है ना जो प्रॉपर्टी है सॉरी वो चैरिटी को ही जाएगी, क्योंकि ये उसकी इंटेंशन थी। ये हम एग्जांपल इस मैगज़म के अंदर कोट कर सकते हैं। अब हम इसके फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इस मैगज़म का पहला जो फीचर ये है कि वो सब्सटेंस को देखता है, वो एक्चुअल मटेरियल को देखता है, वो
वो ज़्यादा ये देखना ही कि यार ये केस किस तरह चला था, पहले क्या स्टेप थे, वो जो है ना प्रोसीजर को फॉलो किया गया, कि वो उस चीज़ को नहीं देखेगा। वो एक्चुअली उसकी जो सब्सटेंस है, उसका जो मवाद है, उसकी जो रूह है, उसको देखेंगे। दूसरा, फेयरनेस एंड जस्टिस। इस मैगज़ीन का एक्चुअल मकसद तो यही है कि यार इंसाफ होना चाहिए। अब एक बंदे से गलती से कुछ ऊपर नीचे नाम लिख गया और उसकी वजह से उस बेचारे की सारी प्रॉपर्टी किसी और को चली जाए, ये तो गलत बात है ना। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, इसका ये अहम फीचर है। ये फ्लेक्सिबल है मैगज़ीन, ये आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि नहीं यार एक्चुअली इस बंदे की इंटेंशन कुछ और थी लेकिन उससे गलत कुछ और हो गया, या लिखने में कुछ मसला हो गया, या बोलने में मसला हो गया, या कहने में अंदर मसला हो गया, तो वहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी का ये भी फीचर है। इसके अलावा कंसिडरेशन ऑफ इंटेंट, इसके अंदर इंटेंशन को ज़्यादा देखा जाता है, और इंटेंशन जारी बात है देखनी भी चाहिए। एक्चुअली इंसान की नीयत होती है ना, इंसान की सोच होती है ना, तो उसी के ऊपर इंसान की बाज़ औक़ात इंटेंशन बहुत अच्छी है लेकिन काम से गलत हो जाता है, तो फिर ये यानी कि ज़्यादती हो जाती है उस इंसान के साथ। सप्लीमेंट्स द लॉ, ये जो मैगज़ीन है ये कानून के अंदर हमें मदद देता है। अगर कहीं पे कानून की वजह से या कानून के अल्फाज की वजह से, उसकी वर्डिंग की वजह से किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो वहाँ पे ये इक्विटी आती है मैदान में और वो उसको मदद करती है, और कानून के अंदर जो खामियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दूर करती है, बल्कि कानून की मदद करती है उसको इंसाफ दिलाने में किसी भी शख्स को। प्रिवेंट स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये जो लॉ की कोई एप्लीकेशन होती है, लॉ को जो आप स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हो, ये उससे रोकती है कि भाई देखो बाज़ औक़ात ना कानून को आप बहुत ही अगर स्ट्रिक्ट अप्लाई करोगे ना, तो वो इंसाफ नहीं मिलता बल्कि किसी के साथ कुछ गलती हो जाता है। तो ये जो मैगज़ीन है ये कहती है कि नहीं यार आपने उसको इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करना। बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है ना हमारे जज साहब, वो ने एक एक वर्ड और एक एक कामा को देखते हैं और इतना पेचीदा कर जाते हैं मामले को कि लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि असल में मामला कुछ और हो जाता है, लेकिन उसकी जो जो कानून की जो वर्डिंग होती है, लैंग्वेज होती है, उसके बीच में इतने खो जाते हैं कि वो असल मुकदमा तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, बात कहीं और निकल जाती है। इसके अलावा ये जो मैगज़ीन है ये इक्विटी को प्रोमोट करती है, फेयरनेस को प्रोमोट करती है, इंसाफ को प्रोमोट करती है। ये इसके फीचर्स हो गए। अब इसकी एप्लीकेशन, ये सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो एम्बिगस है, तो उसमें अदालत फिर क्या करेगी, दोनों पार्टीज की इंटेंशंस को देखेगी, ये नहीं देखेगी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा ट्रस्ट लॉ के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर एक ट्रस्ट बनाया है और वो आपने एक अच्छे मकसद से बनाया है, लेकिन अब उसका इस्तेमाल गलत हो गया है, या उसके अंदर उसकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी ने ट्रस्ट के अंदर कुछ हेर फेर कर दी, तो वो ट्रस्ट अब एक इलीगल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होने लगा है, तो ये चीज़ नहीं जाएगी, आपने इंटेंशन को हम देखेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी के जो लॉज हैं वहाँ पे भी देख सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है ना वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, वो ना गलत काम के लिए। बाज़ औक़ात कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी जो है ना अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर वो जब सरकारी मुलाजिम होते हैं, तो फिर अगर अदालत के सामने केस आएगा तो वैसे तो आप कर सकते हैं ना ट्रांसफ़र, लेकिन अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और आप टैक्स से बचना चाहते हैं और आप बेनामी रखना चाहते हैं, तो फिर आपको अदालत पकड़ लेगी कि हाँ भाई आपकी नीयत एक्चुअली इसलिए थी, आप एक्चुअली ये प्रॉपर्टी छुपाना चाहते थे, इसलिए आपने ये ट्रांसफ़र की है। तो ये इंटेंशंस यहाँ पे भी अप्लाई होगी। इसके अलावा जो विल और ईस्टेट की जो प्लानिंग होती है, प्रॉपर्टीज़ के मामलात होते हैं, वहाँ पे भी आप इसको ये जो है ना इक्विटी अप्लाई हो सकती है। टैक्स लॉ के अंदर भी हो सकता है। बाज़ औक़ात आपकी सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल स्ट्रक्चर सही होता है, आपने सारे टैक्स पे किए होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी पेशी रह जाती है और पता चलता है कि यार ये बंदा ना टैक्स से भागना चाह रहा था। तो ये नहीं होगा। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी थी, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स आपने फिल कराई हैं, आपने सारे रिटर्न जमा कराए, लेकिन उसके बाद भी कमी पेशी कहीं रह गई है, तो फिर आपकी इंटेंशन को देखा जाएगा, आपका जो रिकॉर्ड होगा पुराना उसको देखा जाएगा। सो यहाँ पे ये मैगज़ीन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए टॉर्ट लॉ के अंदर भी हो जाता है। बाज़ औक़ात इंसान गलती से किसी को थप्पड़ मार देता है, किसी का एक्सीडेंट कर देता है, तो फिर उसको सज़ा कम दी जाती है क्योंकि उसकी इंटेंशन वो नहीं होती। अगर आप कानून की तरफ जाएंगे तो फिर तो उसको भाईजान फांसी पे लटका देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसमें हम इंटेंशंस को देखते हैं। और आपको तो पता है मर्डर के अंदर जो इंटेंशंस होती है, जिसको मेंजरिया बोलते हैं, वो कितनी अहम वैल्यू रखती है। इसके अलावा इक्विटी जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे भी ये आपको पता है जो कॉमन लॉ के कॉमन लीगल सिस्टम के उसको हट के ये इक्विटी के जो कवानीन हैं वहाँ पे या जुरिस्डिक्शन में या इक्विटी के जो कोर्ट्स हैं जिनको चांसरी कोर्ट्स बोलते थे, वहाँ पे ये मैगज़ीन ज़्यादा अप्लाई होती है और यूज़ होती है। अब इसकी ज़रा लिमिटेशंस देखते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्टिविटी, भाई ये बड़ा सब्जेक्टिव किस्म की बात है, फिलोसफिकल बात है कि इंटेंशन बिहाइंड एन एक्शन। अब इसमें बाज़ औक़ात बड़ा डिफ़िकल्ट होता है यार इस चीज़ को डिटरमाइन करना कि यार इसकी इंटेंशन क्या है।
और बाज़ औक़ात कुछ केसेस के अंदर अनक्लियर इंटेंशंस होती हैं, ठीक है ना। बंदे ने काम किया होता है, कार्रवाई की होती है और उसके जहन में भी वही चल रहा होता है कि यार मैं ना कोई गलती काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर कहते हैं जी नहीं सर मेरी तो इंटेंशन इस तरह नहीं थी। या बाज़ औक़ात उस बंदे के इंटेंशन का पता ही नहीं चल रहा होता है कि आया उसने ये इंटेंशन किस इंटेंशन से इसने ये काम किया। इनकन्सिस्टेंट एप्लीकेशन ये अप्लाई यानी कि अब मुख्तलिफ जजेस डिफरेंट तरीके से इसको अप्लाई करते हैं, डिफरेंट अदालतें डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं, तो ये एक इनकन्सिस्टेंट किस्म की एप्लीकेशन है। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि ये एक ही तरीके से हमेशा इस्तेमाल होती है, ये नहीं होता इसके अंदर। इसके अलावा जनाब इसकी लिमिट्स हैं कि ये आप ज़्यादातर जो है ना कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन के अंदर तो आप इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ पे वो कानून के ज़रिए देखा जाएगा। लेकिन हाँ, जो इक्विटी की अदालतें हैं वहाँ पे ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये जो मैगज़म है ये लॉ के साथ ना कन्फ्लिक्ट करती है, झगड़ा करती है, मुतसादिम होती है। लॉ कुछ और कहता है और ये मैगज़म कुछ और कहती है, तो ये भी बड़ा मसला हो जाता है। फिर आगे फ्यूचर में बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं कि जी कानून के तहत तो आपका ये फैसला होना चाहिए था, ये बंदे ने जज ने ऐसा फैसला क्यों किया। तो उस वक्त कहेंगे कि जी जज साहब ने वो जो मैगज़म नहीं है इंटेंशन वाली उसको फॉलो किया था, तो फिर आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा यार सबसे बड़ा जो इसका लिमिटेशन है कि इसमें ना बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। बंदा ना किसी को थप्पड़ छप्पड़ मार दे दिल से और पर अदालत में कहे सर मेरी इंटेंशन कोई नहीं थी, खुदा जानता है मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, ये नहीं था वो नहीं था, तो इसमें बड़ा फ्रॉड भी हो जाता है। बंदा कोई कहीं गलत पैसे ट्रांसफ़र कर देता है या कुछ जो चीज़ छुपाता है या जानबूझ के डॉक्यूमेंट्स के अंदर गलती करता है और बाद में कि सर मेरी इंटेंशन तो ये नहीं थी, सर मैं तो कुछ और करना चाहता था। तो यहाँ पे ना फ्रॉड का भी बड़ा केस होता है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। सो दोस्तों ये थी जनाब मैगज़म, जिसके अंदर हमने इंटेंशन को ज़्यादा फोकस किया और उसकी जो फॉर्म्स और टेक्निकल होती है केस की उसको हमने नज़रअंदाज करने की बात की। सो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। चलें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।